अच्छा भाई, जावास्क्रिप्ट बेसिकली आपके पास स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है, ठीक है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का मतलब होता है कोई छोटे मोटे टास्क करवाने के लिए उसको यूज़ किया जाता है। फिलहाल जावास्क्रिप्ट का पहले यही यूज़ था कि छोटे मोटे टास्क उससे करवा लिए जाते थे। अच्छा, जावास्क्रिप्ट को जो है ना थोड़ा सा थ्योरेटिकल देखते हैं कि क्या इसका काम होता है वेबसाइट के अंदर, या हम क्यों जावास्क्रिप्ट को यूज़ करें। फॉर एग्जांपल मैं कोई भी वेबसाइट यहाँ पे ओपन कर दूँ, w3.com, जस्ट मैंने फॉर एग्जांपल ओपन किया। यहाँ पे जितनी भी चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये हमारे पास नेवबार है, हीरो सेक्शन है, या जितने भी सेक्शंस नज़र आ रहे हैं, ये सब कुछ आप HTML CSS से बना सकते हैं। सही है। अच्छा, इसको रिस्पॉन्सिव करना है, सिंपल आप मीडिया क्वेरी लगाएंगे, रिस्पॉन्सिव भी ये हो जाएगा। वेबसाइट के अंदर अभी तक जितना भी काम हमें दिख रहा है, ये सारा का सारा काम HTML और CSS से हो सकता है। फिर जावास्क्रिप्ट की क्या नीड है। जावास्क्रिप्ट सिंपल जो है ना आपकी वेबसाइट को अट्रैक्टिव बनाएगा, आपकी वेबसाइट को फंक्शनैलिटी देगा। सही है। फंक्शनैलिटी का क्या मतलब है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है ना मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर मैं साइनअप के ऊपर क्लिक करूँ और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास एक साइनअप का पेज, ठीक है। जैसे ही मैं क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करूँगा ना, इसके पीछे क्या काम होना है ये जावास्क्रिप्ट को पता है, HTML CSS को नहीं पता। ये जो पूरा का पूरा टेम्पलेट मुझे सामने नज़र आ रहा है, ये सब कुछ तो मैं बना सकता हूँ HTML CSS से, लेकिन जैसे ही बटन के ऊपर क्लिक होगा, मैं चाहता हूँ ये सारा यूज़र कहीं ना कहीं जाके सेव हो जाए, तो ये वाला काम हम HTML CSS से नहीं कर सकते हैं। अभी तक जितनी भी हमने वेबसाइट्स बनाई थी ना, आप समझ लो वो वेबसाइट्स आपको नज़र तो आ रही हैं, लेकिन वो एक ज़िंदा लाश की तरह हैं। सिर्फ और सिर्फ वो दिख सकती हैं। सही है। यूज़र से इंटरेक्ट नहीं कर सकती, यूज़र से बातचीत नहीं कर सकती। जावास्क्रिप्ट के थ्रू आप उसके अंदर फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे, उसको इस काबिल बनाएंगे कि वो यूज़र से बातचीत करे। सही है। अच्छा, ये थोड़ी सी बातें जो है ना क्लियर हो गई कि जावास्क्रिप्ट का हम क्यों यूज़ कर रहे हैं। सही है। अच्छा, यहाँ से अभी ये सारी चीज़ें मैं बंद कर देता हूँ। अभी जो है ना कुछ इंपॉर्टेंट बातें देख लेते हैं। जावास्क्रिप्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। सही है। ये चीज़ जो है ना आपको पता होनी चाहिए। लेकिन जावास्क्रिप्ट इस टाइम पे इतनी ज़्यादा यूज़ हो रही है, कोई भी चीज़ हो, फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस, जिस भी स्टैक का आप नाम ले ले, हर जगह आपको जावास्क्रिप्ट का नाम मिलेगा। अभी मैंने बताया था कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का मतलब क्या होता है कि छोटे मोटे स्क्रिप्ट लिखवा दिए और उससे हमारा काम बन गया। तो जावास्क्रिप्ट इतनी ज़्यादा फेमस क्यों है। अब एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, उसके लिए जो है ना डिफरेंट कंपाइलर्स होते हैं, ठीक है। डिफरेंट कंपाइलर्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी ने सी के ऊपर कोडिंग किया हुआ है, तो या तो उनको टर्बो सी डाउनलोड करना पड़ता है, या तो डेव C++, ये सारे उसके कंपाइलर्स हैं। अगर कोई बंदा दूसरी लैंग्वेजेस के ऊपर काम करता है तो उसको डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम या डिफरेंट सिस्टम के ऊपर काम करना पड़ता है। जावास्क्रिप्ट जो है हमारे पास वो ब्राउज़र के ऊपर कंपाइल होती है। कहाँ पे होगी। ब्राउज़र के ऊपर। इसका मतलब कोई दूसरी एप्लीकेशन डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना कि अगर सवाल आए कि जावास्क्रिप्ट क्या ब्राउज़र डिपेंडेंट लैंग्वेज है, बिल्कुल जावास्क्रिप्ट ब्राउज़र डिपेंडेंट लैंग्वेज है, क्योंकि विदाउट ब्राउज़र आप इसको नहीं चला सकते। सही है। जावास्क्रिप्ट को रन करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है। ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, शुरू में जो है ना ये एक ड्रॉबैक समझा जाता था कि इसको ब्राउज़र की नीड पड़ती है। अगर हमें इसमें कोई सर्वर साइड काम करना है तो ये सारी चीज़ें हम किस तरह से करेंगे, क्योंकि इसको तो ब्राउज़र की नीड पड़ रही है। शुरू में जो है ना छोटे मोटे काम के लिए तो जावास्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा चल रही थी। उसके बाद ब्राउज़र वालों ने एक इंजन इंट्रोड्यूस करवाया जिसका नाम था V8 इंजन। V8 का नाम आप लोगों ने सुना, अक्सर गाड़ियों के इंजन में भी आता है ना। उसका मतलब होता है ये इंजन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। इसी तरह का एक इंजन ब्राउज़र वालों ने इंट्रोड्यूस करवाया। उस इंजन के इंट्रोड्यूस होने के बाद जावास्क्रिप्ट इतनी ज़्यादा फास्ट हो गई कि जो भी स्क्रिप्ट लिखते थे फ़ौरन से वो काम करके दे देता था। तो जो भी लोग जावास्क्रिप्ट के ऊपर काम करते थे ना, उनका थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ा कि चीज़ें हमारी बहुत बेहतरीन चल रही हैं, काम हमारा फास्ट हो रहा है, तो अब एक काम करते हैं जावास्क्रिप्ट के ऊपर जो है ना हम फ्रंट एंड भी करेंगे। सही है। तो जावास्क्रिप्ट जो है ना फ्रंट एंड के लिए फेमस होना शुरू हो गई, इसके लिए वेबसाइट्स वगैरह बनने शुरू हो गए। उसके बाद लोगों ने सोचा कि जावास्क्रिप्ट इतनी अच्छी लैंग्वेज है, इसको क्यों ना हम ब्राउज़र से बाहर निकालें। अगर हम इसको ब्राउज़र से बाहर निकाल देते हैं तो हम सर्वर साइड काम कर पाएंगे। अच्छा, सर्वर साइड का नहीं पता, कोई बात नहीं, आप इतना समझ लो कि अभी टास्क ये था कि इसको ब्राउज़र के बगैर किसी तरह से चला दिया जाए, जिस तरह से डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस
चलती हैं। तो उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया Node.js। ठीक है, Node.js आप लोगों ने ऑलरेडी इंस्टॉल भी किया हुआ होगा ना सर्च के टाइम पे। सिंपल अगर हम Node.js की वेबसाइट पे आ जाए ना, तो यहाँ पे इन्होंने एक लाइन लिखी हुई है, रन जावास्क्रिप्ट एवरीवेयर। इसका मतलब है कि जावास्क्रिप्ट को कहीं भी चला दो, अब ब्राउज़र की नीड नहीं है। आप एक चीज़ का ख्याल करना कि जावास्क्रिप्ट इटसेल्फ ब्राउज़र डिपेंडेंट लैंग्वेज है, लेकिन नोड के ज़रिए आप इसको ब्राउज़र के बाहर भी यूज़ कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? क्या जावास्क्रिप्ट को ब्राउज़र के बगैर यूज़ किया जा सकता है? किया जा सकता है नोड के ज़रिए। क्या जावास्क्रिप्ट ब्राउज़र डिपेंडेंट लैंग्वेज है? हाँ, जावास्क्रिप्ट ब्राउज़र डिपेंडेंट लैंग्वेज है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इंटरव्यू के अंदर फंसाया जाता है। सही है, तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। अब कुछ थ्योरेटिकल बातें हम लोगों ने कर ली कि जावास्क्रिप्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, और जावास्क्रिप्ट इतनी ज़्यादा फेमस क्यों हुई? बिकॉज ऑफ V8 इंजन। सही है। अच्छा, जावास्क्रिप्ट जो है ना ब्राउज़र डिपेंडेंट लैंग्वेज है। फिलहाल अभी हम Node.js का यूज़ नहीं करेंगे, अभी हम जावास्क्रिप्ट को चलाने के लिए ब्राउज़र का ही यूज़ करने वाले हैं। सही है। अच्छा, यहाँ तक तो बातें समझ में आ रही हैं कि जावास्क्रिप्ट को क्यों यूज़ किया जाता है वेबसाइट के अंदर। वेबसाइट को जान डालने के लिए, वेबसाइट के अंदर फंक्शनैलिटी ऐड करने के लिए हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। अभी देख लेंगे किस तरह से जावास्क्रिप्ट को यूज़ किया जाता है। सही है। अभी सिंपल जो है ना, मैं यहाँ पे एक बुक का नाम लिख रहा हूँ, स्मार्टर वे टू लर्न जावास्क्रिप्ट। जिस तरह से आप लोगों ने एक बुक फॉलो की थी ना, HTML CSS बाय जॉन डकेट, HTML CSS के लिए, इसी तरह से जावास्क्रिप्ट के लिए हम एक बुक फॉलो करेंगे, स्मार्टर वे टू लर्न जावास्क्रिप्ट। ठीक है, ओपन सोर्स बुक है, आप गूगल पे सर्च करें, इस पहली वेबसाइट पे क्लिक करेंगे और सिंपल यहाँ से डाउनलोड करके अपने पास यूज़ भी कर सकते हैं। सही है। अभी फिलहाल इस बुक में बाद में आएंगे। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे जो है ना एक अदद फोल्डर क्रिएट करते हैं आज की क्लास के लिए। अच्छा भाई, फोल्डर का नाम मैं कुछ भी रख सकता हूँ। फिलहाल जावास्क्रिप्ट की पहली क्लास है तो उसका नाम मैं रख रहा हूँ JS01, और इस फोल्डर को जल्दी से मैं ओपन कर लूँगा VS कोड में, ताकि उसके ऊपर हम कोड कर सकें। सही है। अच्छा, यहाँ पे जो है ना, सबसे पहले तो हमें एक index.html की फाइल बनानी पड़ेगी। अब सवाल ये आ रहा होगा, अगर हम जावास्क्रिप्ट सीख रहे हैं तो डायरेक्ट हम जावास्क्रिप्ट की फाइल क्यों नहीं बना रहे हैं? अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जावास्क्रिप्ट इटसेल्फ ब्राउज़र डिपेंडेंट लैंग्वेज है। सही है। ब्राउज़र पे आपका क्या चल रहा होता है? index.html। अगर मैं index.html को ब्राउज़र पे भेजूंगा, मैं उसको भेजने से पहले बता दूं कि ये स्क्रिप्ट की फाइल है, इसको भी लेकर चले जाओ, तो हो सकता है हमारा काम बन जाए, है ना। तो सबसे पहला काम तो मैं ये करता हूँ कि index.html को यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। सही है। अच्छा, index.html यहाँ पे मैंने क्रिएट किया, और सिंपल जो काम आप लोग शुरू से करते हुए आ रहे हो वही काम मैंने यहाँ पे कर दिया। सिंपल अगर मुझे इसको ब्राउज़र में चलाना है, मैं यहाँ से करूँगा कॉपी पाथ, और यहाँ पे आके मैं कर दूँगा पेस्ट, और ये index.html की फाइल ब्राउज़र पे चल चुकी है। सही है। अच्छा, इस index.html के साथ क्या हम CSS भी चला सकते हैं? बिल्कुल चला सकते हैं। CSS किस तरह से चलाया जाता है? या तो इनलाइन, या तो इंटरनल, या तो एक्सटर्नल। ये तीन तरीके आप लोगों ने पढ़े होंगे ना। CSS इनलाइन भी चलता है, इंटरनल भी चलता है, और एक्सटर्नल भी चलता है। अब देखते हैं इसके साथ जावास्क्रिप्ट चलाने का क्या तरीका है। CSS के लिए आप लिंक का टैग लगाते थे ना, अब जावास्क्रिप्ट है, आप स्क्रिप्ट का टैग लगाओगे। बात समझ में आ रही है? अच्छा, यहाँ पे सिंपल अभी मैंने एक स्क्रिप्ट का टैग लगा दिया, और यहाँ पे छोटा सा जावास्क्रिप्ट मैं लिख देता हूँ। नहीं समझ में आए कोई बात नहीं, आप इतना समझ लेना, मैंने एक जावास्क्रिप्ट का छोटा सा पार्ट लिख दिया। सही है भाई। अच्छा, यहाँ पे सिंपल सा मैंने अलर्ट लिखा, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेलो। अभी ये नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, इसको मैंने अभी समझाया भी नहीं है। अभी फिलहाल आप इतना समझ लो कि इस स्क्रिप्ट के अंदर मैंने क्या लिखा हुआ है? जावास्क्रिप्ट। सही है। देखते हैं क्या ये इस स्क्रिप्ट को चला पाता है। मैंने यहाँ पे आके रिफ्रेश किया, हाँ यहाँ पे हमारे पास जावास्क्रिप्ट चल रही है। इससे पहले आपने कभी ये वाला बॉक्स देखा था HTML CSS से? HTML CSS से देखा था? नहीं देखा था ना। इसका मतलब ये वाला जो काम आपका चल रहा है वो जावास्क्रिप्ट से चल रहा है। अब एक चीज़ तो क्लियर है कि जावास्क्रिप्ट किस तरह से चलाई जाती है वो हमें आता है। सही है। सिंपल आप स्क्रिप्ट का टैग बनाओगे और इसके अंदर अपने जावास्क्रिप्ट को लिखना शुरू कर दोगे। अच्छा, क्या इसको हेड में रखना ज़रूरी है? देखते हैं। मैं इसको बॉडी में रखता हूँ, इसको मैंने बॉडी में रखा,
और यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करूँगा, ये बॉडी पे भी चल रहा है। अब एक चीज़ और समझ में आ गई कि स्क्रिप्ट का टैग हेड में भी चल जाता है और बॉडी में भी। अच्छा, ये बात की कहानी है कि इसको कहाँ रखना चाहिए, कहाँ पे ज़्यादा बेहतर तरीका है, फिलहाल इसको बाद में समझेंगे। अभी एक चीज़ पता है, स्क्रिप्ट का टैग हेड में भी आ सकता है, बॉडी में भी आ सकता है, सही है। अच्छा, यहाँ पे जो है ना, इसको मैं उठा के दोबारा से हेड में लिखता हूँ। याद है CSS के अंदर आप लोगों ने एक चीज़ पढ़ी होगी कि अगर CSS का काम भी हम इधर ही कर दें कोई मसला तो नहीं होगा, लेकिन हमारी फाइल गंदी हो जाएगी। एक ही फाइल के अंदर कोड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, कोड रीडेबल फॉर्म में नहीं रहेगा। यही मसला इसके साथ भी है। अगर मैं HTML के साथ इसी फाइल के अंदर जावास्क्रिप्ट भी लिखना शुरू कर दूँ तो इसी पेज का कोड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर हमें कोई तब्दील करना है किसी भी चीज़ को तो हमें ढूंढना पड़ेगा, सही है, काम हमारा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। तो इससे बेहतर है यहाँ पे मैं इस तरह से काम ना करूँ, मैं एक स्क्रिप्ट की फाइल बना लूँ, सही है। तो जिस तरह से आप index.html बनाते हैं, आप styles.css बनाते हैं, इसी तरह से आप एक जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाएं। इस फाइल का नाम कुछ भी हो सकता है, बात समझ में आ रही है। इस फाइल का नाम कुछ भी हो सकता है, आप कुछ भी रख सकते हैं, स्क्रिप्ट रख सकते हैं, मेन रख सकते हैं, ऐप रख सकते हैं, कुछ भी, सही है। अभी इसका नाम मैंने रखा हुआ है ऐप। अब जिस तरह से आप .html लगाते थे, बताते थे ना कि ये HTML की फाइल है, आप .css लगाते थे, आप बता रहे होते थे कि ये CSS की फाइल है, यहाँ पे मैंने .js लगा दिया, ये जावास्क्रिप्ट की फाइल है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अभी मैंने जावास्क्रिप्ट की फाइल बना दी यहाँ पे, और यहाँ पे फाइल बन के आ चुकी है। मैं एक काम करता हूँ, ये जो मैंने जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा था ना, इसको यहाँ से मैं कट करता हूँ और इसके अंदर आके मैं कर दूंगा पेस्ट, सही है भाई। इसको यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे आके देखते हैं क्या हो रहा है। इसको मैंने रिफ्रेश किया, अब वो वाला काम हमारे पास नहीं चल रहा। क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि इस index.html को पता ही नहीं है, इस index.html को इस फाइल का नहीं पता। आपको याद है, अगर हम CSS लिख भी दें, जब तक उसको लिंक नहीं करवाते हैं वो CSS हमारे पास लोड नहीं होती। बिल्कुल वही कहानी है, लेकिन यहाँ पे लिंक करवाने का तरीका डिफरेंट है। यहाँ पे सिंपल आप लिंक का टैग नहीं यूज़ करेंगे, आप सिंपल स्क्रिप्ट का ही टैग यूज़ करेंगे, और यहाँ पे सिंपल सा जो है ना सोर्स बता देंगे। अच्छा, सोर्स के अंदर बेसिकली आप इस फाइल का एड्रेस देंगे। एड्रेस मीन्स इसका पाथ या फिर लोकेशन। अभी अगर मैं आप लोगों से पूछूं index.html और app.js, इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है? सिबलिंग का रिलेशन है। जब सिबलिंग में से कोई फाइल या फोल्डर चाहिए तो सिंपल ./ लिख सकता हूं मैं। ./ मैंने लिखा, और जो भी मुझे फाइल चाहिए उसका नाम मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया। चेक करते हैं ये चल भी रहा है या नहीं। मैं रिफ्रेश करता हूँ और ये हमारे पास यहाँ पे चल चुका है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? अच्छा, मैं आपको पहले ही बता दूं कि जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर आपको कोई भी सवाल है ना तो आप पूछ लो क्लास में, सही है। इसके अंदर वो सारी चीज़ें नहीं चलेंगी कि आपने HTML CSS की तरह जो काम किया है ना, कि अभी थोड़ा इसको स्किप करते हैं, बाद में इसको थोड़ा सा कवर कर लेंगे। जावास्क्रिप्ट ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जावास्क्रिप्ट के अंदर लॉजिक बिल्डिंग का काम होता है, और अगर आप इसको मिस करोगे, आप इसके अंदर कोताही बरतोगे, तो ऑब्वियस सी बात है आगे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अभी तो हो सकता है आपको बहुत आसान लग रहा हो, CSS की तरह हमने लिंक ही तो करवाया, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना, चीज़ें इसके अंदर मुश्किल होते रहेंगी और थोड़ा बहुत आपको मेहनत करनी है, सही है। अच्छा भाई, यहाँ तक अभी हमने कितना काम कर लिया? अभी हमने सिर्फ ये सीखा कि स्क्रिप्ट को किस तरह से index.html के साथ भेजा जाता है, सही है। index.html हमने बनाया, स्क्रिप्ट के अंदर हमने जावास्क्रिप्ट लिखा था, चल गया। स्क्रिप्ट को हमने क्या कर दिया, इस फाइल का पाथ बता दिया, और ये फाइल भी इसके साथ जा रही है। ये दो चीज़ें समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा भाई, जावास्क्रिप्ट मैंने यहाँ पे स्क्रिप्ट की फाइल बनाई तो है, app.js की फाइल मैंने बनाई तो है, इस इंडेक्स की क्या ज़रूरत है? क्या हम इसको डायरेक्ट नहीं चला सकते हैं? कैसे? हाँ भाई, कैसे चलेगा डायरेक्ट, किसी को पता है? हाँ, इंडेक्स अभी के लिए ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, यही पूछना चाह रहा हूँ मैं। सही है। ब्राउज़र का टर्म कौन कह रहा है? आप कह रहे हैं, बोले। सही है। index.html ब्राउज़र पे चलता है, और जावास्क्रिप्ट ब्राउज़र डिपेंडेंट लैंग्वेज है। विदाउट ब्राउज़र जो है ना, आप इसको नहीं चला सकते हैं, सही है। अच्छा, वो हमने एक चीज़ समझी भी है कि विदाउट ब्राउज़र्स को चलाया जाता है, लेकिन ये इटसेल्फ इसका बिहेवियर नहीं है, सही है। इसका अपना बिहेवियर क्या है, इसको ब्राउज़र की नीड पड़ती है,
सही है, इसको ब्राउजर की नीड पड़ेगी, लेकिन आप बाद में चल के Node.js के जरिए इसको ब्राउजर के बाहर भी यूज कर रहे होंगे। फिलहाल अभी हम इसको ब्राउजर से ही चलाएंगे। अच्छा भाई, ये सारी बातें हो गई। अब आ जाएंगे जल्दी से यहाँ पे इस बुक के अंदर। बुक का नाम आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, अ स्मार्टर वे टू लर्न जावास्क्रिप्ट। सिंपल आप गूगल करेंगे और इस बुक का वो डाउनलोड कर लेंगे। अच्छा भाई, नीचे आते हैं। इस बुक के अंदर सबसे जो हमारे पास पहला चैप्टर आ रहा है ना, दिस इज अलर्ट। सही है, मुझे नहीं पता अलर्ट क्या है, अभी देखते हैं इस चैप्टर के अंदर इन्होंने क्या समझाया हुआ है। सिंपल इन्होंने बताया है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर आप इस तरह का अलर्ट लिख दोगे और उसके साथ ब्रैकेट लगा दोगे और उसके अंदर आपने जो भी लिखा होगा, तो सिंपल आपके पास एक इस तरह का पॉपअप बॉक्स आएगा और जो भी आपने लिखा था वो यहाँ पे आपको नजर आ जाएगा। अब आपके जहन में आ रहा होगा, क्या ये सारी चीज़ें हम याद करते जाएंगे? ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें आएंगी। नहीं, आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। अभी जितना मैं कह रहा हूँ सिर्फ आप उसको सुन लो। सही है, कुछ देर के बाद जो है ना ये आपके जहन में खुद से ही बैठ जाएगा। अभी इन्होंने सिर्फ क्या समझाया कि अलर्ट का जो है ना, आप यहाँ पे कीवर्ड लिखो। अब मैं एक कीवर्ड टर्म का यूज़ कर रहा हूँ, इसको मैं थोड़ी देर के बाद समझाऊंगा। अभी फिलहाल यहाँ पे समझते हैं कि अलर्ट अगर हम लिख दें और उसके बाद राउंड ब्रैकेट लगाएं और उसके अंदर मैंने जो कुछ भी लिखा है वो मुझे पॉपअप मैसेज बॉक्स में नज़र आ जाएगा। देखते हैं, यहाँ पे हमने कुछ ऐसा ही काम किया था। अलर्ट मैंने लिखा और उसके बाद राउंड ब्रैकेट्स के अंदर मैंने जो भी लिखा है वो मुझे वहाँ पे नज़र आ रहा है। अभी इन सब चीज़ों को मैं हटाता हूँ। क्या इन्होंने बताया था? सबसे पहले क्या लिखो? अलर्ट, उसके बाद राउंड ब्रैकेट। सही है, इसके अंदर जो भी आप लिखोगे वो मुझे यहाँ पे नजर आएगा। आप नोटिस करो, मैं जो लिख रहा हूँ ना वो कोटेशन मार्क के अंदर लिख रहा हूँ। कोटेशन मार्क के अंदर लिखने की एक वजह है, उसको थोड़ी देर के बाद अभी समझेंगे। फिलहाल यहाँ पे मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड। सही है भाई, अभी वहाँ पे एक मैसेज बॉक्स ओपन होना चाहिए और वहाँ पे क्या लिखा हुआ होगा? हेलो वर्ल्ड। चेक करते हैं, यहाँ पे आके मैंने इसको रिफ्रेश किया, अभी ये मैसेज बॉक्स ओपन हो चुका है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? हेलो वर्ल्ड। और सिंपल यहाँ पे सारी चीज़ें हमारे पास प्रॉपर चल रही हैं। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें समझा देता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोगों ने जो है ना शुरू में पढ़ा होगा कि फॉर एग्जांपल आप किसी भी चीज़ की एग्जांपल ले लो, कार की एग्जांपल, हाउस की एग्जांपल, किसी भी चीज़ की। अगर ये चीज़ आप बनाना चाहते हैं तो इसके जो है ना 3 पार्ट्स होते हैं। इसको मैं जल्दी से यहाँ पे जो है ना ओपन करता हूँ। सही है, ये इमेज बहुत ज़्यादा पिक्सलेट है, चलो ठीक है। इसके जो है ना बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट तो ये होता है, सबसे पहले आप इसका स्ट्रक्चर तैयार करेंगे, है ना। दूसरा पार्ट क्या होता है, अब इसमें जो है थोड़ा सा इसको खूबसूरत बनाएंगे, कलर देंगे, शेप देंगे, ये सारी कहानी इसके अंदर करेंगे। और फाइनल पार्ट क्या होता है कि इसके अंदर आपने फंक्शनैलिटी ऐड करना है। फंक्शनैलिटी मीन्स कि कौन से बटन के क्लिक होने पे कौन सा काम होना चाहिए। सही है, कौन सा बटन दबाएंगे तो ये गाड़ी आगे जाएगी, कौन सा बटन दबेगा तो ये गाड़ी बंद हो जाएगी। ये सारी चीज़ें जो है ना आप एट दी एंड कर रहे होते हो। सही है, ये अगर मैं इसको वेबसाइट के अंदर लेकर जाऊं, फॉर एग्जांपल अगर हम सोच रहे हैं कि ये एक तरह की वेबसाइट है तो इसका स्ट्रक्चर आप लोगों ने HTML से बनाना सीख लिया। सही है, इसको खूबसूरत कैसे करते हैं? जावास्क्रिप्ट से, CSS से। सही है, अब जब स्ट्रक्चर आपने HTML से बना लिया, इसको आपने डिज़ाइन वगैरह CSS से देख लिया, बचा कौन सा पार्ट? इसके फंक्शनैलिटी वाला पार्ट, कि किस बटन पे क्या काम होना चाहिए, किस तरह ये चलेगा, इंजन वाला सारा काम, मीन्स इसके ब्रेन वाला सारा काम जावास्क्रिप्ट का है। सही है, आपको एक चीज़ तो क्लियर हो गई होगी कि जावास्क्रिप्ट वेबसाइट के ब्रेन की तरह काम करेगी। सही है, अगर किसी इंसान के अंदर से अगर हम उसका ब्रेन निकाल दें, वो एक जिंदा लाश हो जाएगा ना, रहेगा लेकिन किसी काम का नहीं। इसी तरह से आपकी वेबसाइट होती है, अगर जावास्क्रिप्ट उसके अंदर नहीं है ना, वो सिर्फ और सिर्फ दिख रही है, उसका कोई काम नहीं है, यूजर से इंटरेक्ट नहीं कर सकता है। सही है, इसी तरह से एक चीज़ समझ में आ गई कि जावास्क्रिप्ट का जो काम है वो वेबसाइट के ब्रेन का काम है। अच्छा, ब्रेन के बहुत सारे काम होते हैं ना, ब्रेन सोचता भी है, डिसीजन भी लेता है, मेमोरी के अंदर स्टोर भी करता है। तो इसी तरह से जावास्क्रिप्ट का भी ये सारा काम है। सही है, अच्छा मेमोरी के अंदर वो क्या स्टोर करेगा? कोई ना कोई डेटा। क्या स्टोर करेगा? कोई ना कोई डेटा। सही है, कोई ना कोई इंफॉर्मेशन देंगे वही स्टोर करेगा ना। इसी तरह से अगर मैं उसको डिसीजन लेने बोलूं, वो डिसीजन किसके बिहाफ पे लेगा? डेटा के बिहाफ पे। इसका मतलब सारा गेम डेटा पे, सारा गेम किसके ऊपर चल रहा है? डेटा के ऊपर। आप लोगों ने शुरू की क्लास के अंदर पढ़ा होगा कि वेबसाइट्स का बेसिक मतलब क्या होता है? डेटा एक दूसरे से शेयर करना। वेबसाइट, हाँ, वो सर्वर से बेसिकली जा क्या रहा है? डेटा जा रहा है। ठीक है,
वेबसाइट का बेसिक सा मतलब या किसी भी एप्लीकेशन का बेसिक सा मतलब होता है डेटा एक दूसरे से शेयर करना। फॉर एग्जांपल हम फेसबुक की मिसाल लेते हैं। फेसबुक एक एप्लीकेशन है ना, बहुत जायंट एप्लीकेशन है। फेसबुक के अंदर अगर आप थोड़ा सा गौर करो उसके अंदर हो क्या रहा है, उसके अंदर डेटा शेयरिंग का तो काम हो रहा है, चाहे वो डेटा इमेज की सूरत में हो चाहे वीडियो की सूरत में, वो है तो डेटा ही ना, उसके अंदर डेटा शेयरिंग का ही काम हो रहा है। वो डिफरेंट चीज है कि कौन सा डेटा किसको दिखाना है किसको नहीं दिखाना, वो डिफरेंट चीज है, सही है। लेकिन आप थोड़ा सा नोटिस करो तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ डेटा शेयरिंग का काम हो रहा है, सही है। आप कमेंट कर रहे हो, आप क्या शेयर कर रहे हो, डेटा शेयर कर रहे हो। किसी ने पोस्ट किया, उसने क्या शेयर किया, डेटा शेयर किया, सही है। इसी तरह से जो है ना सारी गेम डेटा से चल रही है। फेसबुक की मिसाल ले लो, व्हाट्सएप की मिसाल ले लो। व्हाट्सएप में आप किसी को मैसेज करते हो, चाहे आप इमेज शेयर कर रहे हो, टेक्स्ट भेज रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बेसिकली आपने एक तरह का डेटा शेयर किया होता है, सही है। अगला कोई रिस्पॉन्स देता है, उसने भी आपसे डेटा शेयर किया। इसका मतलब यहाँ पे सारा का सारा काम डेटा से रिलेटेड होता है, सही है। अच्छा, ये चीज तो क्लियर है कि सारा काम डेटा से रिलेटेड होगा। और ब्रेन का क्या काम होगा, डेटा को अपने दिमाग में स्टोर करेगा, सही है, या तो उसके बिहाफ पे कोई ना कोई डिसीजन लेगा। ये सारे काम ब्रेन के हो रहे होते हैं। अभी फिलहाल यहाँ पे एक चीज तो समझना पड़ेगा कि डेटा टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, क्योंकि सारा गेम ही डेटा का है। अगर डेटा का ही सारा गेम है तो डेटा टाइप भी समझना जरूरी है। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है डेटा टाइप्स। और डेटा टाइप्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको प्रॉपर तौर पे समझना पड़ेगा। और ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है ना, अभी यहाँ पे मैं बताऊंगा, आप बोलोगे ये तो हमें पहले से ही पता था, सही है। देखो, डेटा टाइप्स बेसिकली जो है ना आपके पास जावास्क्रिप्ट के अंदर फिलहाल मेन 3 तरह के हैं, सही है। और भी होते हैं डेटा टाइप्स, उसको हम बाद में एक्सप्लोर करेंगे। अभी हम सिर्फ 3 ही डेटा टाइप को देख रहे हैं। एक डेटा टाइप को हम देख रहे हैं, दिस इज नंबर। कोई भी नंबर, चाहे वो इंटीजर नंबर हो, चाहे वो डेसिमल नंबर हो, चाहे वो माइनस में हो, सही है। इंटीजर नंबर हमारे पास, डेसिमल नंबर, माइनस के नंबर, ये सारे के सारे हमारे पास क्या हैं, डेटा टाइप। कौन से डेटा टाइप, नंबर डेटा टाइप, ठीक है। यहां पे मैं लिख देता हूं नंबर, सही है। अच्छा, आप लोगों ने किसी ने भी सवाल नहीं किया कि इसको यहाँ पे मैंने इसका कलर ग्रीन क्यों कर दिया, मैंने हाँ, इसको बेसिकली मैंने कमेंट किया हुआ है। कमेंट आप लोग ऑलरेडी HTML के अंदर करते हो और आप लोग CSS के अंदर भी करते हो। उसके अंदर तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है। HTML के अंदर सिंटैक्स डिफरेंट है, CSS के अंदर सिंटैक्स डिफरेंट है। जावास्क्रिप्ट के अंदर सिंटैक्स क्या है, इस लाइन को कमेंट करना है, इससे पहले 2 दफा स्लैश लगा दो, सही है। और वो शॉर्ट हैंड जो आपके पास था ना, वो तो ऑलरेडी चल ही रहा है, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश हटाना है, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश, सही है। इसको मैंने कमेंट कर दिया, मीन्स ये वाला काम कंपाइलर पे नहीं जाएगा, ब्राउजर इसको इग्नोर करेगा। फिलहाल इसको मैंने कमेंट इसलिए किया ताकि हम अपने समझने के लिए इसको मैंने लिखा है। अच्छा, यहाँ पे एक डेटा टाइप हमने पढ़ी, दिस इज नंबर। नंबर के अंदर कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, सही है, बेसिकली इंटीजर नंबर। और यहाँ पे डेसिमल नंबर भी आपके पास आ सकता है। यहां तक क्लियर है। अब हम दूसरी डेटा टाइप पढ़ने जा रहे हैं, इसका नाम है बूलियन, सही है भाई। अच्छा भाई, बूलियन हमारे पास एक खास तरह की डेटा टाइप होती है, इसके अंदर 2 ही वैल्यू होती है, या तो ट्रू या तो फॉल्स, या तो हाँ या तो ना, सही है। अच्छा, हाँ ना बोलना जो है ना, ट्रू फॉल्स के अंदर ही हो रहा होता है, लेकिन इसके कुछ डिफरेंट तरीके भी होते हैं। बाज़ों का 0 को क्या समझा जाता है, नहीं, 1 को समझा जाता है हाँ। जिस तरह आपके घर में आपका स्विच बोर्ड होता है ना, उसके अंदर आपने अक्सर देखा होगा कुछ बोर्ड के बटन पे 01 लिखा हुआ होता है। अगर आपने देखा तो ठीक है, वरना मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। 0 पे जैसे ही आप करेंगे वो बंद होगा, 1 पे जैसे ही आप करेंगे वो लाइट आपकी ऑन हो जाएगी। इसी तरह से जो है ना, यहाँ पे हाँ नहीं बोलने के बहुत सारे डिफरेंट तरीके हैं, उस पंचायत में बाद में पढ़ेंगे। अभी आप इतना समझ लो कि इसके अंदर या तो ट्रू हो सकता है या तो फॉल्स हो सकता है, इसके अलावा कोई तीसरी चीज नहीं हो सकती। अगर तीसरी चीज होगी भी, उसका भी मतलब हाँ या नहीं होगा। बात समझ में आ रही है। अभी फिलहाल बूलियन के अंदर या तो ट्रू आ सकता है या तो फॉल्स आ सकता है, इतना हमें समझ में आ गया। कितनी टाइप्स हम लोगों ने देख ली, नंबर और बूलियन। ये तो आपको ऑलरेडी पता था ना नंबर का, सिंपल आम जिंदगी में भी आप इसको नंबर ही बोलते हो, सही है। अच्छा भाई, नंबर हमने देख लिया, बूलियन हमने देख लिया। अब बेसिकली हम देखने जा रहे हैं स्ट्रिंग, ठीक है। अच्छा, स्ट्रिंग जो है ना, बेसिकली कोई भी टेक्स्ट, कोई भी कैरेक्टर, वो सारे के सारे जावास्क्रिप्ट के लिए क्या है, स्ट्रिंग है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने अपना नाम लिखा, ये भी क्या है, स्ट्रिंग है। यहाँ पे कोई मैं स्पेशल कैरेक्टर इस तरह से लिख दूं, ये सारे के सारे क्या है, स्ट्रिंग है।
लेकिन जावास्क्रिप्ट कहता है कि अगर आपने स्ट्रिंग को लिखना है तो आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते, या तो आप सिंगल कोटेशन के अंदर लिखेंगे या तो आप डबल कोटेशन के अंदर लिखेंगे। ज्यादा बेहतर प्रैक्टिस डबल कोटेशन वाली है, सही है। या तो आप सिंगल कोटेशन के अंदर लिखेंगे या तो डबल कोटेशन के अंदर लिखेंगे और इसको क्या बना देंगे, स्ट्रिंग बना देंगे, सही है। अभी ये जो कुछ भी मैंने लिखा है ना, ये सारा का सारा स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग के अंदर कुछ भी आ सकता है, वो टेक्स्ट भी हो सकता है, कैरेक्टर भी हो सकता है, कुछ भी। फॉर एग्जाम्पल अगर स्ट्रिंग के अंदर मैंने फॉल्स भी लिख दिया तो अब ये बुलियन वाला फॉल्स कंसीडर नहीं होगा। अगर मैंने कोटेशन मार्क के अंदर लिखा है ना तो ये इसको क्या समझ रहा है, स्ट्रिंग। अब इसका काम नहीं है इसको खोल के ये पढ़े कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। इसी तरह से यहां पे जो है ना, यहां पे मैं लिख देता हूं 7689, सही है। देखा जाए तो ये मैंने एक तरह का नंबर लिखा है, सही है, लेकिन अभी ये क्या कंसीडर होगा, स्ट्रिंग, क्योंकि ये कोटेशन मार्क के अंदर आ रहा है। यहां तक बात समझ में आ रही है। कितनी डेटा टाइप्स हम लोगों ने पढ़ी, नंबर, बूलियन, स्ट्रिंग। नंबर के अंदर क्या डेसिमल नंबर आ सकता है, आ सकता है। क्या माइनस में नंबर आ सकता है, आ सकता है, बिल्कुल सही है। बूलियन के अंदर दो ही चीजें आ सकती हैं, ट्रू या फॉल्स। स्ट्रिंग के अंदर कुछ भी आ सकता है लेकिन वो कोटेशन मार्क के अंदर होना चाहिए। ये तीनों चीजें हमें समझ में आ गई। अगर आप ट्रू लिख दो और उसको कोटेशन मार्क के अंदर लिखो, वो बूलियन कंसीडर होगा, स्ट्रिंग कंसीडर होगा, स्ट्रिंग कंसीडर होगा। अगर मैंने नंबर लिखा, उसको मैंने डबल कोटेशन के अंदर लिख दिया तो वो क्या कंसीडर होगा, स्ट्रिंग कंसीडर होगा। अच्छा, डेटा टाइप्स तो आप लोगों ने प्रॉपर तौर पे पढ़ लिया। अब ये बहुत आसान सी चीज है ना, आप लोगों को सबको समझ में आ रहा होगा कि डेटा टाइप्स हम लोगों ने पढ़ लिया और अलर्ट भी हमने पढ़ लिया था। अब यहाँ पे आते हैं जल्दी से, बुक कहाँ गई भाई, ये रही। अच्छा जी, हाँ अलर्ट फंक्शन है। अच्छा भाई, अभी फंक्शन वगैरह क्या होता है इस बहस में बाद में पढ़ेंगे, देखेंगे फंक्शन का चैप्टर जब आएगा। अभी फिलहाल यहाँ पे जो है ना, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं डेटा टाइप्स पढ़ने के बाद। अच्छा, ये चीज तो समझ में आ गई कि ये नॉर्मल सा स्ट्रिंग था तो इन्होंने इसको कोटेशन मार्क के अंदर लिखा, सही है। ये अलर्ट भी तो स्ट्रिंग की तरह नजर आ रहा है, अलर्ट भी तो नॉर्मल कैरेक्टर है, कोई नंबर तो नहीं है, कोई ट्रू या फॉल्स तो नहीं है। इसको हम डायरेक्ट इसलिए लिख पा रहे हैं क्योंकि जावा स्क्रिप्ट इस अलर्ट को पहले से जानता है। बात समझ में आ रही है। और जावा स्क्रिप्ट जिस भी चीज को जानता है ना, उसको हम कहते हैं कीवर्ड। क्या कहते हैं, कीवर्ड। जावा स्क्रिप्ट जिस भी चीज को जानता है उसको हम कहते हैं कीवर्ड, और उस चीज को लिखने के लिए डबल कोटेशन लगाने की जरूरत नहीं। यहां तक बात समझ में आ रही है। कोई मेरा अपने समझने का पार्ट है जिसको जावा स्क्रिप्ट नहीं जानता, सही है, तो उसको मुझे डेटा टाइप्स के जरिए डिफाइन करना पड़ेगा, या तो नंबर, बूलियन या फिर स्ट्रिंग। जिस चीज को जावा स्क्रिप्ट ऑलरेडी जानता है उसको मुझे डायरेक्ट लिख देना है। बात समझ में आ रही है। अभी यहां पे देखते हैं, यहां पे हमने लिखा अलर्ट, सही है, और यहां पे मैंने लिखा 4 5 6 7 8 9, जस्ट एक रैंडम नंबर मैंने लिखा। अब सवाल ये है कि ये अलर्ट तो एक स्ट्रिंग की तरह नजर आ रहा है, इसको मैंने डबल कोटेशन के अंदर क्यों नहीं लिखा। हाँ भाई, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट इसको जानता है, ये जावा स्क्रिप्ट का कीवर्ड है। अभी बहुत सारे कीवर्ड्स आने वाले हैं, जिसको भी जावा स्क्रिप्ट जानता है ना, आप समझ लो ये जावा स्क्रिप्ट का क्या है, कीवर्ड है, सही है। अभी हम इतना समझ रहे हैं कि अलर्ट जावा स्क्रिप्ट का कीवर्ड है, तो इसको स्ट्रिंग में लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, यहां पे मैंने कुछ नंबर्स लिख दिए ना रैंडम, इसको मैंने डबल कोटेशन के अंदर नहीं लिखा, क्या ये चल जाएगा, देखते हैं। यहां पे आके मैंने रिफ्रेश किया, ये हमारे पास चल गया। क्यों चल गया, क्योंकि ये नंबर डेटा टाइप का डेटा है, सही है। नंबर डेटा टाइप का डेटा अगर लिखना है तो इसको कोटेशन मार्क के अंदर लिखने की जरूरत नहीं है। अभी कोई मसला आएगा, देखते हैं। अभी कोई मसला आएगा क्या, चल जाएगा, देखते हैं। यहां पे मैंने इसको रिफ्रेश किया, ये तो अभी भी चल रहा है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, स्ट्रिंग और नंबर का डिफरेंस है, डेटा टाइप का डिफरेंट है। इससे पहले जो हमारे पास यहाँ पे नंबर आ रहा था ना, वो बेसिकली कौन से टाइप का आ रहा था, नंबर। अभी जो नंबर आ रहा है ये कौन से टाइप का आ रहा है, स्ट्रिंग टाइप का आ रहा है। देखा जाए तो है ये भी नंबर, लेकिन इसकी टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। अगर यहाँ पे मैंने लिखा फॉल्स, अभी यहाँ पे हमारे पास फॉल्स नजर आ जाएगा, यहां तक तो नॉर्मल सी चीज है ना। मुझे बताओ इसकी डेटा टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग या बूलियन, स्ट्रिंग। अच्छा, यहां पे मैंने ट्रू लिखा।
अभी भी स्ट्रिंग, हाँ बिल्कुल सही है। अब जो है ना इसको सिंगल कर देते हैं, अभी बताओ, अभी भी स्ट्रिंग है, सही है। मैंने कोटेशन को यहाँ से इसके घर भेज दिया, अभी बूलियन इसकी डेटा टाइप, बिल्कुल सही है। अभी इसकी डेटा टाइप बूलियन है। अगर आप कोटेशन, सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन लगाओगे तो इसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग हो जाएगी। यहां तक बात समझ में आ रही है? अच्छा, ये चीज हमने समझ ली ना कि अलर्ट का क्या काम था और इसके अंदर जो चीजें चल रही हैं वो बेसिकली डेटा टाइप से रिलेटेड सारा काम हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे जो है ना जावास्क्रिप्ट हमें बताता है कि अगर आपकी एक लाइन की बात खत्म हो गई, आपने नेक्स्ट लाइन पे जाना है, तो इस लाइन को एंड करो विद टर्मिनेटर। किससे आप इसको एंड करोगे? टर्मिनेटर से। इस टर्मिनेटर का जो है ना आप लोग इंग्लिश में सेमी कोलन भी कह रहे होते हो, सही है। प्रोग्रामिंग के अंदर इसको टर्मिनेटर कहा जाता है, वैसे आप इसको जो है ना सेमी कोलन भी कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कोलन ये होता है और ये आपके पास सेमी कोलन होता है। अगर ये मैं नहीं लगाऊं कोई बात नहीं, काम हमारा चल जाता है जावा स्क्रिप्ट के अंदर, लेकिन डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर जो है ना बातों का ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है। अगर किसी ने सी या C++ पे काम किया हुआ है तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है। अगर ये नहीं हम लगाएंगे तो वहाँ पे हमारे पास एरर आता है। इवन के जावा में भी जो है ना बहुत ज़्यादा इसकी स्ट्रिक्टनेस फॉलो की जाती है। अभी फिलहाल जावा स्क्रिप्ट के अंदर क्या है, आपकी मर्जी पे, लगाना है तो लगा दो, नहीं लगाना है तो नहीं लगाओ, लेकिन अगर लगा दोगे तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस समझी जाएगी। बात समझ में आ रही है? अगर आपके पास MCQs में सवाल है, अगर हम टर्मिनेटर लगाना भूल जाएं तो कौन सा एरर आएगा? कोई भी एरर नहीं आएगा, सही है, काम हमारा बन जाता है। लेकिन एक अच्छी प्रैक्टिस है कि टर्मिनेटर लाइन के एंड में होना चाहिए। यहां तक बात समझ में आ गई? सही है। अच्छा भाई, अभी जो है ना आ जाते हैं बुक में। अच्छा, ये बुक के अंदर इन्होंने बहुत सारी यहाँ पे कहानी लिखी हुई है। अगर ये कहानी किसी ने पढ़नी है तो घर जाके पढ़ लेना, सही है। अभी फिलहाल इसको यहाँ से मैं स्किप करता हूँ। अच्छा भाई, यहाँ पे इस बुक की एक अच्छी बात यह है कि हर चैप्टर के बाद जो है ना आपको मिलेगा इसका क्विज। क्या मिलेगा? क्विज मिलेगा। और इससे फायदा क्या है कि आपके यहाँ की क्विज की तैयारी हो जाएगी। हर चैप्टर के बाद आपको मिलेगा क्विज। आप सिंपल चैप्टर पढ़ो, सारी चीजें समझ में आ गई, इसको सॉल्व करने चले जाओ। सिंपल मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं अभी। अच्छा भाई, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और यहां से इसने लिंक इसका चेंज कर दिया। इसका लिंक क्या था भाई? इसका लिंक था JS था ना, यहाँ पे इन्होंने जावास्क्रिप्ट कर दिया। कोई बात नहीं, हमें पता है क्या काम हो रहा है। यहाँ पे सिंपल टेक्स्ट तो कुछ और दिखाया गया है, एंकर टैग के href में इन्होंने कुछ और रखा हुआ है, सही है। ऐसे ही काम हुआ होगा ना कुछ ना कुछ। अच्छा भाई, यहाँ पे जो है ना अभी इसका क्विज हमारे पास आ चुका है। आपके पास भी नहीं चलेगा, सिंपल क्या करना, जावास्क्रिप्ट को JS कर देना और काम आपका बन जाएगा। अच्छा भाई, यहाँ पे ये सबसे पहले हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द कीवर्ड दैट डिस्प्ले अ मैसेज बॉक्स। कौन सा ऐसा कीवर्ड है जो मैसेज बॉक्स को डिस्प्ले करता है? अलर्ट यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है भाई। अच्छा भाई, अब आ जाएंगे टाइप दी कैरेक्टर दैट एंड्स एवरी स्टेटमेंट, टर्मिनेटर, ठीक है, सेमी कॉलन भी कह सकते हैं। अभी मैंने इसको किया तो यहाँ पे आ रहा है करेक्ट। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है टाइप दी 2 कैरेक्टर्स दैट आर मिसिंग इन दिस स्टेटमेंट। इसके अंदर 2 कैरेक्टर्स मिसिंग है, राउंड ब्रैकेट्स मिसिंग है, क्लोजिंग भी आई थिंक मिस है ना, ठीक है। अच्छा भाई, अ डैश एंड्स इन अ सेमी कॉलन। क्या चीज एंड होता है सेमी कॉलन पे? स्टेटमेंट। जावास्क्रिप्ट की स्टेटमेंट एंड होती है, ठीक है। इस लाइन को ये क्या कह रहे हैं? स्टेटमेंट कह रहे हैं। फिलहाल यहाँ पे मैं लिख नहीं रहा हूं, आगे बढ़ा देते हैं इसको, ठीक है, स्टेटमेंट। अच्छा भाई, यहाँ पे अब हमारे पास आ रहा है ना कि सिंपल आप क्या करो, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करो और एक प्रॉपर तौर पे अलर्ट बना दो, जो कि क्या अलर्ट करके देगा, हाय देयर सेलर, ठीक है। तो बताओ अलर्ट किस तरह से बनता है? सबसे पहले टेक्स्ट आ जाएगा, सबसे पहले अलर्ट का कीवर्ड, कोटेशन मार्क, राउंड ब्रैकेट ओपन, कोटेशन मार्क, उसके बाद ये जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है। स्टेटमेंट तो इस पूरी लाइन को बोल रहे हैं ना, सही है। अभी ये जो भी टेक्स्ट हमने यहाँ पे लिखा, उसके बाद कोटेशन मार्क बंद, फिर टर्मिनेटर आ जाएगा, नहीं, क्लोजिंग ब्रैकेट और टर्मिनेटर एंड में आएगा, सही है भाई। इस तरह से जो है ना ये सारे MCQs आप घर जाके सॉल्व करना। अभी मैंने तकरीबन 4-5 आपको कराए, आप घर जाके ये पूरे
20 करोगे। सही है। अभी फिलहाल जो है ना दोबारा से आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अच्छा भाई, अब हमारे पास आ रहा है वेरिएबल फॉर स्ट्रिंग। जैसा कि हमने बात की कि जावा स्क्रिप्ट का काम होता है वेबसाइट के ब्रेन का। सही है। जावा स्क्रिप्ट एक तरह का ब्रेन है। ब्रेन का काम होता है वो कुछ चीज़ों को स्टोर करता है। सही है। जिस तरह आपके ब्रेन का काम होता है ना, आप कुछ चीज़ें याद करते हैं, इसी तरह से जावा स्क्रिप्ट भी ब्रेन है, तो इसका भी काम है ये कुछ चीज़ें अपने मेमोरी के अंदर स्टोर करता है। यहाँ पे इन्होंने बताया कि अगर जावा स्क्रिप्ट के अंदर किसी चीज़ को मेमोराइज करवाना है तो सिंपल आप किस तरह से करवा सकते हैं, वार के कीवर्ड से। कैसे करवा सकते हैं? वार के कीवर्ड से। अच्छा, यहाँ पे जो है ना ये सारी चीजें मैं थोड़ी देर के लिए अभी कमेंट कर देता हूं ताकि ये अलर्ट बार बार मुझे तंग नहीं करे। अच्छा, ये वार का जो कीवर्ड है देखा जाए तो एक नॉर्मल स्ट्रिंग की तरह है। इसको मैं डायरेक्ट क्यों लिख रहा हूं? इसको मैंने डबल कोटेशन के अंदर क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये कीवर्ड है। जावा स्क्रिप्ट की मेमोरी के अंदर ये ऑलरेडी स्टोर हुआ है। जावा स्क्रिप्ट इसको पहचानता है। सही है। अच्छा, यहां तक तो बात समझ में आ गई कि जावा स्क्रिप्ट के अंदर हम एक मेमोरी क्रिएट करना चाहते हैं, तो इसलिए हमने वार का कीवर्ड यहाँ पे लिख दिया। अब मेमोरी को कोई ना कोई नाम देना पड़ेगा। सही है। तो यहाँ पे जो है ना मेमोरी को मैं एक नाम दे देता हूँ, वो बाद में सीखेंगे कि कौन सा नाम दिया जाता है और कौन सा नाम नहीं दिया जाता, वो बाद की कहानी है। अभी यहाँ पे मेमोरी बनाने के लिए मैंने वार लिखा। अब मेमोरी को एक नाम दे देते हैं। सही है। मेमोरी को मैंने नाम दे दिया दिस इज नेम। कोई मसले की बात? जी, थीम इसका वाइट कर लेते हैं। सही है भाई। अच्छा भाई, यहां पे जो है ना वार की कीवर्ड से हमने क्या किया, बताया इसको कि हम एक मेमोरी क्रिएट करने जा रहे हैं। इसका नाम हमने क्या रखा? नेम रखा। ये बात खत्म हो गई ना। टर्मिनेटर लगा दूंगा मैं। सही है। स्टेटमेंट खत्म हो जाएगी। आप क्या लगा दोगे? टर्मिनेटर। नहीं भी लगाते तो कोई मसला नहीं था, लेकिन टर्मिनेटर लगाना एक अच्छी प्रैक्टिस समझी जाती है। सही है। अच्छा, यहां तक तो बात समझ में आ गई। एक नेम नाम की मेमोरी जावा स्क्रिप्ट के अंदर स्टोर हो चुकी है। अब इस नेम के अंदर मैंने कोई वैल्यू असाइन की है? नहीं की है। अब इस नेम के अंदर वैल्यू असाइन करने का क्या तरीका है? मैं बोलूंगा एक नेम नाम की मेमोरी है, उसके अंदर जो है ना उसके अंदर रख दो 1 2 3 रख दो। सही है भाई। उसके अंदर क्या रख दो? 1 2 3 रख दो। और ये वाली बात भी हो गई खत्म। तो मैं लगा दूंगा क्या? टर्मिनेटर। सही है। यहां तक बात समझ में आई। मैंने एक मेमोरी क्रिएट कर दी, उसका नाम मैंने नेम रखा और उसके अंदर वैल्यू असाइन मैंने करवा दी 1 2 3। अच्छा, जो मैंने वैल्यू असाइन की है उसकी डेटा टाइप क्या है? नंबर है। सही है। अच्छा, डिफरेंट लैंग्वेज में इंटीजर कहा जाता है, लेकिन यहां पे आप इसको नंबर कहेंगे। सही है। अच्छा, मैं एक काम करता हूं, अब जो है ना अलर्ट लिखता हूं। अलर्ट का काम पता है आप लोगों को? एक पॉपअप मैसेज बॉक्स दिखाएगा और जो भी इसके अंदर लिखा हुआ होगा वो हमें वहां पे नजर आ जाएगा। मैंने इसके अंदर लिखा नेम। क्या लिखा मैंने? नेम। और यहां तक कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हमें यहाँ पे नेम नजर आ जाना चाहिए। नेम नजर आ गया? बिल्कुल सही है। क्योंकि इससे पहले भी हम ये वाला काम कर रहे थे तो ये तो एटलीस्ट हमारे पास चल ही रहा था। लेकिन अभी हमारा मोटिव क्या था कि नेम के अंदर जो वैल्यू है ना वो हमें दिखाओ। ये हमारा मोटिव था। अगर मैंने इसको डबल कोटेशन के अंदर लिखा तो ये क्या समझ रहा है? ये एक नॉर्मल सा स्ट्रिंग है, मुझे इसको खोल के पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसको क्या मैं कोटेशन के बगैर लिख सकता हूं? हाँ, मैं अब लिख सकता हूं, पहले नहीं लिख सकता था। क्यों? क्योंकि अब जो है ना जावा स्क्रिप्ट नेम नाम को जानता है। इससे पहले वो नहीं जानता था, उसके मेमोरी के अंदर ये चीज स्टोर नहीं थी। अभी यहां पे मैंने नेम इसकी मेमोरी के अंदर रख दिया और यहां पे मैं डायरेक्ट नेम लिख सकता हूं, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट की मेमोरी के अंदर जिस तरह अलर्ट था ना, अब नेम भी जा चुका है। अभी देखते हैं क्या हो रहा है। हाँ, अभी इसको समझते हैं स्ट्राइक क्यों आ रहा है। हाँ बिल्कुल, CSS के अंदर जैसे हमने वेरिएबल पढ़ा होगा ना, ये बिल्कुल वही वेरिएबल है। अच्छा भाई, यहाँ पे अभी फिलहाल मैंने जैसे ही नेम लिखा, यहाँ पे हमें क्या मिल गया? 1 2 3 मिल गया। जो भी वैल्यू इसके अंदर थी वो उठ के यहाँ पे आ गई। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, इसके अंदर जो है ना, इसके अंदर लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड। अभी बताओ क्या आना चाहिए? हेलो वर्ल्ड आना चाहिए। अभी बताओ क्या आना चाहिए? अच्छा, कितने स्टूडेंट समझ रहे हैं कि हेलो वर्ल्ड आएगा?
और कोई? देखो अगर आप लोग जो है ना क्लास में रिस्पॉन्स करते हो ठीक है, नहीं रिस्पॉन्स करोगे तो मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। सही है, ये दो ही रास्ते हैं आपके पास, या तो रिस्पॉन्स करो या तो घर जाओ। सही है, अभी यहाँ जी अच्छा NAME नेम दिखना चाहिए, देखते हैं। इसको मैंने रिफ्रेश किया, यहाँ पे क्या दिख रहा है? नेम। अब क्या इसका रीजन है उसको समझते हैं। देखो यहाँ पे अगर मैंने किसी भी चीज को डबल कोटेशन के अंदर लिखा या सिंगल कोटेशन के अंदर लिखा, जावास्क्रिप्ट जहमत नहीं करेगा उसको अपने मेमोरी के अंदर ढूंढने की। बात समझ में आ गई? अगर मैंने डबल कोटेशन के अंदर लिखा, ये समझ रहा है ये एक नॉर्मल स्ट्रिंग है, इसको मेमोरी में ढूंढने की जरूरत नहीं है। हाँ अगर मैं यहाँ पे लिख दूं A, अब ये पता है क्या बोलेगा? यहाँ पे ये कहेगा कि A मेमोरी के अंदर नहीं है। मैं रिफ्रेश करता हूं, यहाँ पे देखो एरर आ गया कुछ ना कुछ। अच्छा ये चीज जो है ना आपको यहाँ पे अभी मिल जाएगी, फिलहाल इसको हम पढ़ेंगे कि ये चीज किस तरह से मैंने यहाँ पे कंसोल खोला है। अभी यहाँ पे इतना समझ लो, ये एक एरर आया, ये क्या कह रहा है? A इज नॉट डिफाइंड। A मेमोरी के अंदर डिफाइंड ही नहीं हुआ। A नाम की कोई चीज मेरे मेमोरी में एग्जिस्ट नहीं करती, ये कह रहा है। इसी तरह से अगर मैंने नेम लिखा, बताओ सेम एरर आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि नेम नाम की एक मेमोरी हमने बना दी। अगर यहां से मैंने इन दोनों को कमेंट कर दिया, बताओ क्या आएगा? एरर आना चाहिए। बात समझ में आ गई? अभी जिस तरह से अलर्ट मेमोरी में था ना, इसी तरह से नेम भी मेमोरी में जा चुका है। अब मैं एक काम करता हूं, मैं जो है ना एक वेरिएबल बनाता हूं, इसका नाम मैंने रखा एज। कोई मसले की बात? इसके अंदर मैं लिख देता हूं फॉल्स। क्या हम फॉल्स लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। जब हम नंबर लिख सकते थे वो भी एक डेटा टाइप था, जब हम यहाँ पे स्ट्रिंग लिख सकते थे वो भी एक डेटा टाइप था, तो ये बूलियन भी यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि बूलियन भी क्या है? डेटा टाइप है। अब जल्दी से जो है ना मैंने करवा दिया इसको अलर्ट, और अलर्ट के अंदर मैं कोटेशन मार के अंदर एज लिखता हूँ। सही है भाई? अच्छा यहाँ पे इसको जो है ना मैंने ऐसे करना था ना, सही है भाई? यहाँ पे मैंने एक मेमोरी क्रिएट की, मेमोरी के अंदर मैंने वैल्यू असाइन कर दी, और उसको मैं यहाँ पे चेक करने जा रहा हूँ। बताओ अलर्ट में क्या मिलेगा? फॉल्स मिलेगा ना, एज के अंदर जो वैल्यू है एज मिलेगा। क्या रीजन है? बिल्कुल सही है। अभी मैंने ऐसे लिख दिया, अभी मैंने ऐसे लिखा एज, फॉल्स मिलेगा। अभी बताओ क्या मिलेगा? हाँ भाई, एज। अच्छा एज जो कह रहे हैं कि एज मिलेगा, कितने स्टूडेंट हैं? हैंड रेज करें जल्दी से कि एज मिलना चाहिए यहाँ पे, AGE एज। और जो कह रहे हैं कि यहाँ पे हमें फॉल्स मिलना चाहिए। अच्छा तकरीबन सारे फॉल्स समझ रहे हैं ना? ठीक है, देखते हैं यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है। रिफ्रेश मैंने किया, क्या मिला हमें? फॉल्स मिला। अच्छा इस फॉल्स की डेटा टाइप क्या होगी? स्ट्रिंग, स्ट्रिंग या बुलियन? हाँ कोटेशन के अंदर है। अभी बताओ यहाँ पे इसकी डेटा टाइप क्या होगी? बुलियन होगी। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ठीक है। अच्छा अभी इसको मैं बंद कर देता हूँ, एक और वेरिएबल बनाते हैं। मैंने एक वेरिएबल बनाया जी। हाँ कंसोल भी कर सकते हैं। अच्छा भाई यहाँ पे जो है ना मैंने एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, वार की कीवर्ड से मैंने वेरिएबल बनाया। सबसे पहला काम क्या होता है? इस वेरिएबल को नाम दे। मैं एक वेरिएबल को नाम देता हूँ, इसको नाम मैं दे देता हूँ, क्या दूं उसको नाम? एनिमल दे दें, एनिमल। सही है। अच्छा मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया और मैं इसको एक नाम दे रहा हूँ, इसको आप बोलोगे इनिशियलाइजेशन। क्या बोलोगे? इनिशियलाइजेशन। नहीं याद हो रहा? आप इसको डेक्लेयर कह दो, डेक्लेरेशन। क्या बोलोगे? डेक्लेरेशन। यहाँ पे एक मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया। अच्छा वेरिएबल बनाना आ गया, वैल्यू स्टोर करना आ गया, इंटरव्यू भी तो क्रैक करना है ना। अगर वो पूछ ले इनिशियलाइजेशन क्या होता है, डेक्लेरेशन क्या होता है, तो आता तो है, बता नहीं पाएंगे। तो इस वजह से इस चीज़ को, इस टर्म को सीखना ज़रूरी है, ये हमारी मजबूरी है। अच्छा ये जो हम काम कर रहे थे ना, एक हमने वेरिएबल बनाया था एनिमल नाम का, इसको हम कहते हैं डेक्लेरेशन या तो इनिशियलाइजेशन। बात समझ में आ गई? इसी तरह से नेक्स्ट लाइन पे मैंने क्या किया था, इस वेरिएबल के अंदर वैल्यू
असाइन कर दी थी। इसके अंदर मैं रख देता हूं, हाँ चलो डॉग रख देते हैं इसके अंदर, इसके अंदर मैं रख देता हूं डॉग, सही है। एनिमल के अंदर मैंने एक स्ट्रिंग रख दिया, स्ट्रिंग के अंदर कुछ भी हो सकता है XYZ। एनिमल के अंदर जो मैंने वैल्यू असाइन की है, इस चीज को हम कहते हैं असाइन, असाइनमेंट, सही है। डेक्लेरेशन, असाइनमेंट, बात समझ में आ रही है। ये आपके पास डेक्लेरेशन है, इनिशियलाइजेशन भी इसको कहा जाता है। डेक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन एक ही चीज है। इसको आप क्या कहोगे, असाइनमेंट। अब जो है ना, ये दोनों चीजें समझ में आ गए, इसको क्या कहते हैं ये सब कुछ भी समझ में आ गया। अब ये जो दो काम मैं कर रहा हूं ना अलग अलग लाइन में, इसका एक शॉर्ट हैंड तरीका होता है कि आप इन दोनों काम को एक ही लाइन में कर दें। इसका मतलब मैं एक ही लाइन में डेक्लेरेशन भी करूंगा, वैल्यू असाइन भी करूंगा, सही है। मैंने यहां पे एक वेरिएबल बनाया, वेरिएबल एनिमल, सही है, डेक्लेरेशन हो गया। अब इसके अंदर वैल्यू असाइन कर दूंगा यहीं पे, इक्वल टू डॉग, सही है। यहां पे डेक्लेरेशन भी हो रहा है, असाइनमेंट भी हो रहा है, बात समझ में आई। ये काम जो है ना 2 लाइन में कर रहे थे हम इससे पहले, लेकिन ये वाला काम इसी का शॉर्ट हैंड तरीका है और यही सबसे ज्यादा यूज होता है। जिस तरह बॉर्डर लगाने के लिए आप लोगों ने पढ़ा था ना कि बॉर्डर टॉप लगाओ अलग से, बॉर्डर का कलर दो अलग से, बॉर्डर बॉटम बताओ अलग से, शॉर्ट हैंड तरीके से बता दो, सब में लग जाएगा। इसी तरह से यही सारी कहानी अलग अलग से कर सकते हैं, कोई मसला नहीं आएगा। लेकिन ये शॉर्ट हैंड तरीका है, 2 लाइन का काम एक ही लाइन में हो रहा है तो थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, टाइम बच जाएगा। तो ये वाला काम आप यहाँ पे करोगे, स्टेटमेंट एंड हो गई तो टर्मिनेटर वाली कहानी तो पुरानी है, सही है। अभी फिलहाल यहाँ पे मैंने अलर्ट लिखा और यहाँ पे चेक करते हैं ये चल भी रहा है या नहीं। जल्दी से मैंने एनिमल को कर दिया यहाँ पे चेक, क्या मिलेगा, डॉग, एनिमल। इसको मैं कर देता हूं यहाँ पे एनिमल, अभी क्या मिलेगा, यहाँ पे आके मैंने रिफ्रेश किया, यहाँ पे क्या मिल रहा है, डॉग मिल रहा है। यहाँ तक चीजें क्लियर है, डेटा टाइप समझ में आ गया, अलर्ट भी समझ में आ गया, वेरिएबल डिक्लेयर किस तरह से किया जाता है उसको भी समझ में आ गया, वैल्यू उसके अंदर असाइन किस तरह से किया जाता है वो भी समझ में आ गया, इन दोनों का शॉर्ट हैंड तरीका भी समझ में आ गया, सही है। अच्छा, जो वैल्यू आप असाइन कर रहे हैं ना, आप यहाँ पे नंबर भी दे सकते हैं, सही है, नंबर भी दे सकते हैं, आप यहाँ पे बुलियन भी दे सकते हैं, आप यहाँ पे स्ट्रिंग भी दे सकते हैं, बात समझ में आ रही है। अच्छा, अभी यहाँ पे जो है ना मैंने एक नंबर लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। अभी बताओ इसकी डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। कोई भी चीज कोटेशन मार के अंदर आ रही है मीन्स वो स्ट्रिंग है। अच्छा, यहाँ पे अभी मैंने लिखा हेलो, अभी बताओ सही है ये काम, एरर आना चाहिए, बिल्कुल सही है। यहाँ पे क्योंकि इस हेलो को जावा स्क्रिप्ट नहीं जानता, जिस चीज को वो नहीं जानता उसको डबल कोटेशन में लिखना पड़ेगा, जिस चीज को वो जानता है उसको डबल कोटेशन में लिख देंगे तो परेशानी हो जाएगी। वो अपने मेमोरी के अंदर नहीं ढूंढेगा, वो सोचेगा ये यूजर ने अपना कोई टर्म लिखा। बात समझ में आ गई, हाँ भाई। हाँ हाँ होगा बिल्कुल, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉल्स, यहाँ पे आके मैंने रिफ्रेश किया, देखो यहाँ पे शो हो रहा है, सही है। अच्छा भाई, अभी आते हैं बुक के अंदर क्या कहानी इन्होंने बताई हुई है, ठीक है। वेरिएबल बनाओ स्ट्रिंग के लिए, सही है, कोई नई चीज नहीं है। अभी काफी देर से हमने वेरिएबल बनाया और उसको नाम दिया और उसके अंदर स्ट्रिंग स्टोर किया और स्टेटमेंट को टर्मिनेटर से एंड कर दिया, सही है भाई। और ये सारी कहानी तो आप घर जाके पढ़ोगे ना, तो उसको यहाँ पे मैं नहीं पढ़ाऊंगा, सिंपल हम देख रहे हैं जो हमारे काम की चीज है। अच्छा भाई, यहाँ पे सिंपल हमने एक वेरिएबल बनाया, उसको नाम दिया, उसके अंदर वैल्यू असाइन कर लिया। यहाँ तक तो सबको समझ में आ रहा है, सही है। अभी सिर्फ और सिर्फ मैं जिससे सवाल करूँ ना, जस्ट वही मुझे जवाब देगा, सही है। और मैं सवाल कहाँ से करता हूँ, पीछे से, आगे से, पीछे वाले स्टूडेंट्स, ठीक है, बैक बेंचर्स। तो कोशिश किया करो कि पीछे जो भी स्टूडेंट्स बैठते हैं वो आगे बैठ जाओ, तो आप लोग बच जाओगे। पीछे बैठोगे तो फिर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अच्छा भाई, इधर जो बिल्कुल आप सबसे अलहदा बैठे हैं, आप ज़रा खड़े हो जाएं कैप में जी। अच्छा भाई, जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं वो सबको समझ में आया, ठीक है। यहाँ पे जो है ना एक वेरिएबल हमारे पास है, सॉरी, वेरिएबल का हमने वार का कीवर्ड लिखा हुआ है। यहाँ से यहाँ तक जो हमने काम किया हुआ है ना, इसके लिए एक टर्म हम यूज़ करते हैं। क्या टर्म है वो,
नहीं पता? देखिए ये वाला काम जो मैंने किया हुआ है ना, इसको हम क्या कहते हैं? सवाल इतना आसान है, अभी अभी मैंने अब तकरीबन 1 मिनट भी नहीं हुए होंगे, अभी अभी मैंने बताया था। नहीं पता? क्लास में प्रेजेंट हैं आप, मोबाइल चला रहे थे? अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बता दूं ना कि अगर मैं किसी को भी मोबाइल चलाता हुआ देखूंगा, एक दूसरे से बात करता हुआ देखूंगा, वो डायरेक्ट अब क्लास से बाहर जाएगा, ठीक है? क्योंकि लास्ट क्लास के अंदर जो है ना, अच्छा नहीं लगता है कि मैनेजमेंट से कोई भी बंदा आ रहा है, फिर वो क्लास में देखे कि स्टूडेंट मोबाइल चला रहे हैं, फिर उसको उठाकर लेकर जा रहा है। सही है, अगर आपका ऐसा रिस्पॉन्स होगा, मैं डायरेक्ट बाहर कर दूंगा, वो सारे बच्चे जो है ना ऑलरेडी ड्रॉप आउट हो जाएंगे। सिर्फ वही बच्चे क्लास में बैठे होने चाहिए जो पढ़ने की नीयत से आए। जो बच्चे पढ़ने की नीयत से नहीं आए, ना तो वो खुद पढ़ते हैं और ना ही दूसरों को पढ़ने देते हैं। सही है? हाँ भाई, नहीं पता इसका जवाब? अच्छा भाई, आप मुझे बताएं, इधर से आपने जो हैंड रेस किया हुआ उसके बराबर बिल्कुल पीछे, डेक्लेरेशन, बिल्कुल सही है, इसको हम कहते हैं डेक्लेरेशन। एक और टर्म इसके लिए यूज किया जाता है, दिस इज इनिशियलाइजेशन। सही है? अच्छा भाई, आपके पास ये लास्ट मौका है ना, इसको तो हम डेक्लेरेशन कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? ये लास्ट मौका है, क्या कहते हैं इसको? हाँ भाई, क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? आसिम? बासित या आसिम? क्या कह रहा है आसिम? आप रेगुलर आते हो? अटेंडेंस देखते हैं कि क्या करते हैं आपका, अभी रहने देते हैं या नहीं। आसिम बताया ना आपने? आसिम सादिक, सिद्दीक, आसिम सिद्दीक, यही हो? अटेंडेंस तो ठीक है आपकी, अटेंडेंस ठीक है। असाइनमेंट सबमिट है दोनों? अच्छा भाई, अभी तो आप बैठ जाओ क्योंकि आपके असाइनमेंट भी सबमिट है, अटेंडेंस भी ठीक है। लेकिन अगर नेक्स्ट टाइम अगर आप ऐसा रिस्पॉन्स दोगे ना, जो चीज़ मैंने आपको पढ़ाई है वो आपको नहीं आती, तो आप क्लास से बाहर जाएंगे। सही है? अच्छा भाई, आप लोग बताएं इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? असाइनमेंट। ठीक है, डेक्लेरेशन, असाइनमेंट। अच्छा भाई, अब आ जाएंगे थोड़ा सा नीचे। अब जो है ना, यहाँ पे इन्होंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और इसके अंदर इन्होंने वैल्यू असाइन कर दी और इसके अंदर इन्होंने स्ट्रिंग असाइन किया। इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल से इन्होंने मार्क नाम का स्ट्रिंग रखा। आप कुछ भी रख सकते हो यहाँ पे। सही है? उसके नेक्स्ट लाइन पे इन्होंने इसको जो है ना, मार्क को रिप्लेस करा दिया एज से। देखते हैं क्या रिप्लेस भी हो जाता है क्या। अच्छा, इधर से कोई सवाल कर रहा था। सर, ये नेम को हम डिक्लेरेशन भी कहते हैं, इनिशियलाइजेशन भी कहते हैं और असाइनमेंट भी कहते हैं। नहीं, असाइनमेंट तो उसे नहीं कह रहे हैं, जहाँ पे वैल्यू असाइन कर रहे हैं ना उसे कह रहे हैं असाइनमेंट। और जहाँ पे हम मेमोरी डिक्लेयर कर रहे हैं, मेमोरी बेसिकली मेमोरी के अंदर जगह बना रहे हैं, उसको डिक्लेरेशन कह रहे हैं। अभी हमने इसको अलग अलग करके देखा तो था, अभी बताता हूँ, सब्र करो। अच्छा भाई, यहाँ पे जो है ना, मैंने लिखा एनिमल। सही है? एनिमल इक्वल टू हेलो वर्ल्ड। सही है? मुझे पता है मैं बहुत अजीब सा काम कर रहा हूँ, एनिमल के अंदर हेलो वर्ल्ड लिख रहा हूँ, लेकिन ठीक है। अच्छा भाई, यहाँ पे जो है ना, ये वाला जो मैंने काम किया है, ये डिक्लेरेशन है, असाइनमेंट है? असाइनमेंट है। अच्छा भाई, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अरबान। ये वाला जो काम है, ये कौन सा काम है? असाइनमेंट वाला काम है। ये वाला जो काम था, ये कौन सा काम था? डिक्लेरेशन वाला काम था। ये वाला काम कौन सा हो गया? ये जो है ना, ये बेसिकली शॉर्ट हैंड तरीका है, इस वजह से आपको लग रहा होगा कि ये एनिमल दोनों जगह पे आ रहा है। सही है? ये शॉर्ट हैंड तरीका है, 2 लाइन का काम हमने एक ही लाइन पे किया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे जो है ना, अभी देखते हैं। अब यहाँ पे हमने एनिमल का एक मेमोरी क्रिएट किया, उसके अंदर हमने फॉल्स स्टोर कर दिया था। सही है? उसके नेक्स्ट लाइन में हमने क्या किया, ये दोबारा से हमने असाइन करवा दिया स्ट्रिंग। सही है? अभी देखते हैं क्या इसके अंदर फॉल्स होगा या हेलो वर्ल्ड होगा, चेक करते हैं। यहाँ पे आके मैंने रिफ्रेश किया, यहाँ पे क्या है? हेलो वर्ल्ड है। इसका मतलब ये जो असाइनमेंट का ऑपरेटर है, ये अपडेट के काम में भी आता है। सही है? वैल्यू अपडेट करने के लिए सिंगल इक्वल टू का यूज किया जाता है जावा स्क्रिप्ट के अंदर। बात समझ में आ गई?
वैल्यू असाइन के लिए भी सिंगल इक्वल टू का यूज, अपडेट के लिए भी सिंगल इक्वल टू का यूज, सही है। यहां पे अगर मैं नेक्स्ट लाइन पे एनिमल इक्वल टू कैट कर दूं, अभी बताओ इसके अंदर क्या होगा। मैं यहां पे एनिमल इक्वल टू नंबर लिख दूं, क्या होगा, नंबर होगा, पक्की बात है। यहां पे आके मैंने रिफ्रेश किया, यहां पे हमारे पास क्या आ रहा है, नंबर आ रहा है। यहां तक बात समझ में आ गई कि लास्ट में जो आपने इसके अंदर वैल्यू असाइन की होगी ना, वो बेसिकली इसके अंदर होगा, सही है। अच्छा भाई, यहां पे इन्होंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसके अंदर मार्क नाम का जो है ना एक स्ट्रिंग रख दिया, सही। अब नेक्स्ट लाइन पे ये क्या कर रहे हैं, नेम को रीअसाइन कर रहे हैं और इसके अंदर इन्होंने क्या रखा, एस रखा, सही है। इसको इन्होंने रीअसाइन करके एस कर दिया, तो ऑब्वियस सी बात है नेम के अंदर क्या हो गया, एस हो गया, ये मार्क यहां से रिप्लेस हो जाएगा। अच्छा, ये वही कहानी आ गई ना, वेरिएबल डिक्लेयर हुआ और नेक्स्ट लाइन पे इसके अंदर क्या कर रहे हैं, असाइनमेंट कर रहे हैं। और इसी दोनों को काम अगर मैं चाहूँ एक ही लाइन में करना तो सिंपल वो भी कर सकता हूँ। यहीं पे इक्वल टू मैं यहाँ पे जो है ना कोटेशन यूएस कर दूंगा, सही है। अच्छा भाई, यहाँ पे इन्होंने वही सारी कहानी रिपीट की हुई है। एक वेरिएबल है लास्ट नेम के नाम से, उसके अंदर ये रखा हुआ है, ठीक है। एक वेरिएबल है उसके अंदर ये स्ट्रिंग रखा हुआ है, एक और वेरिएबल है उसके अंदर ये वाला स्ट्रिंग रखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो है ना मैं एक काम करता हूँ, मुझे जो है ना हेलो के बाद इस तरह का कोटेशन मार्क चाहिए था, सही है। इस तरह का सिंगल कोटेट यहाँ पे चाहिए था। इन दोनों को मैं बंद कर देता हूँ ताकि ये दोनों परेशान ना करें। और यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ तो यहाँ पे एक मसला आ रहा है जी। यहाँ पे देखो मैंने लगा दिया और यहाँ पे लगा दिया स्ट्रिंग बनाने के लिए। ये वाला जो है ना, ये मुझे बेसिकली इस टेक्स्ट के अंदर चाहिए था। प्रॉब्लम ये टेक्स्ट के अंदर नहीं होता, ऊपर लिखा हुआ है इट सेज करके, ऊपर करके हम लिख देते हैं इंग्लिश के अंदर। ये सारी चीज़ें मैं तो खैर नहीं इंग्लिश के अंदर फॉलो करता था, आप लोगों को करते होगे तो ठीक है, यहाँ पे करते हैं। अच्छा भाई, यहाँ पे मैंने लिखा, अभी जो है ना यहाँ पे एक मसला आ रहा है। ये क्या समझ रहा है कि स्ट्रिंग यहाँ से ओपन आपने किया, यहीं पे इसको क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, और यहाँ पे आपने इसका जो है ना, यहाँ पे आप ये लगाना भूल गए हो, सही है। तो इस वजह से आपके पास ये वाला मसला आ रहा है। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा बेहतर प्रैक्टिस होती है डबल कोटेशन की। अगर मैं यहाँ पे डबल कोटेशन का यूज़ करूँगा ना, तो ये वाला मसला हमारा सॉल्व हो जाएगा, सही है भाई। डबल कोटेशन मैंने लगा दिया, डबल कोटेशन मैंने लगा दिया, यहाँ से यहाँ तक हमारे पास स्ट्रिंग है। अब इसके अंदर जो कुछ भी आएगा ये सारे के सारे स्ट्रिंग कंसीडर होंगे, चाहे वो टेक्स्ट हो, कोई स्पेशल कैरेक्टर हो, कोई सिंबल हो, कुछ भी हो, वो सब क्या कंसीडर होगा, स्ट्रिंग कंसीडर होगा। देखो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड है और यहाँ पे साथ में आपको सिंगल कोटेट भी नजर आ गया। डबल कोटेशन, फिर वहां पे हमें कॉनकैटिनेशन की तरफ जाना होगा, वो डिफरेंट टॉपिक है कॉनकैटिनेट का। क्या चीज, फॉरवर्ड स्लैश, हाँ फॉरवर्ड स्लैश से भी चल जाएगा, वो उसके बेसिकली कैरेक्टर स्केप होते हैं ना, उस पर बाद में आएंगे। अच्छा भाई, यहाँ पे सिंपल हमारे पास अब चैप्टर नंबर 3 आ रहा है, वेरिएबल बनाओ नंबर के लिए, सही है। अभी काफ़ी देर से हमने वेरिएबल बनाया था, एज के लिए भी बनाया था, हमने स्ट्रिंग रखा था, ये नंबर रखने बोल रहे हैं, हमने तो बूलियन भी रख के देखा हुआ है। फिलहाल ये चैप्टर भी हमने कवर कर लिया है, सही है। एक वेरिएबल है, वेट नाम का वेरिएबल, इसके अंदर इन्होंने 150 रखा। अच्छा, क्या मैं इसको अपडेट कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। नेक्स्ट लाइन पे मैं वेट इक्वल टू जो भी लिखूंगा वो असाइन हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जो है ना, अब इन्होंने नंबर्स बनाया तो है, अब ये नंबर के अंदर जो है ना कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन करवाना चाह रहे हैं। देखते हैं ये ऑपरेशन हो भी पाता है या नहीं हो पाता, देखते हैं। यहाँ पे मैं जो है ना एक काम करता हूँ, इसको भी कमेंट कर दूंगा, इसको भी कर दूंगा और इसको भी कमेंट कर दूंगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने टर्मिनेटर नहीं लगाया और आप लोग ने बताया भी नहीं, चलो मैं अभी लगा देता हूँ, ठीक है। मैंने एक वेरिएबल बनाया, वेरिएबल नम इक्वल टू 12, कोई मसले की बात, एक वेरिएबल है, सही है।
जिसका नाम है num और उसके अंदर वैल्यू असाइन है 1 2, सही है। और इस 1 2 की टाइप क्या है? स्ट्रिंग नंबर, सही है। अच्छा मैंने जो है ना अलर्ट में लिखा num, कोई मसले की बात? अभी नॉर्मल हमें यहाँ पे ये नजर आ जाएगा। मैंने यहाँ पे जो ना लिखा num के साथ प्लस कर दो 3 को, क्या आना चाहिए? यहाँ पे आके मैं जल्दी से रिफ्रेश करूंगा, क्या आ गया हमारे पास? 15 आ गया। अच्छा इसके अंदर तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है ना, प्लस करना तो आप सबको ऑलरेडी आता है, मैंने कर दिया माइनस, कोई मसले की बात? क्या आएगा हमारे पास? रिफ्रेश मैंने किया, बिल्कुल सही है। डिवाइड बाय, सही है, 4 कर देते हैं। 12 डिवाइड बाय 4 3 आ गया, सही है। अच्छा यहां तक तो चीजें सही है ना। अब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं, हमारे पास 12 इंटू 4 क्या होता है? 48, सही है। तो यहाँ पे सारी चीजें चल रही है ना, प्लस भी चल रहा है हमारे पास, माइनस भी चल रहा है, मल्टीप्लाई भी चल रहा है, डिवाइड भी चल रहा है। अच्छा ये सारी चीजें तो ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, मैं जो ना कुछ इस तरह का काम करवाता हूँ। वेरिएबल मैंने बनाया a इक्वल टू 1, सही है। मैंने एक और वेरिएबल बनाया b इक्वल टू 5। नेक्स्ट लाइन पे मैं कहता हूँ a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 7। अलर्ट मैंने करवा दिया a प्लस b। बताओ आंसर क्या आएगा? 5 और 7 को प्लस करेंगे, चेक करते हैं। यहाँ पे मैंने रिफ्रेश किया, क्या आ रहा है हमारे पास? 12 आ रहा है। यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको? कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको समझ में नहीं आया हो? जी, जब भी नया काम करना है, हाँ जब भी नई एक मेमोरी उसके अंदर डिक्लेयर करनी है तो वेरिएबल बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अलर्ट इसकी मेमोरी के अंदर ऑलरेडी था, मैंने एक और चीज़ मेमोरी के अंदर रखना था तो मैंने वार का कीवर्ड यूज़ किया। एक और चीज़ रखना है तो मैं दोबारा वार का कीवर्ड यूज़ करूंगा। दोबारा कुछ मेमोरी के अंदर रखना है, दोबारा वार का कीवर्ड, सही है। तो एक से ज़्यादा वेरिएबल डिक्लेयर हो सकते हैं। अच्छा यहाँ तक ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, मैंने वेरिएबल और रिजल्ट इक्वल टू a प्लस b कर दिया, सही है। और यहाँ पे जो है ना मैं रिजल्ट लिख देता हूँ, सही है भाई। हाँ भाई क्या होना चाहिए इसका आंसर? 24। यहाँ पे आके मैं जल्दी से रिफ्रेश करूँगा, क्या आ रहा है? 24। किस किस को समझ में आ रहा है कि 24 क्यों आ रहा है यहाँ पे? हाँ बिल्कुल सही है। अच्छा भाई कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको समझ में नहीं आया हो? आपको नहीं आया, आपको नहीं आया, सही है। और बाकी सबको आ गया है ना, चलो सही है। अच्छा भाई इधर बिल्कुल लास्ट में कौन है? आप ज़रा खड़े हुए इधर बिल्कुल लास्ट में, जी हाँ आप खड़े हो। ये समझ में आ गया किस तरह से हो रहा है? ये आप अभी बता रहे हो, तो इतने देर से आप क्या समझ रहे हो क्लास में? बैच 17। अच्छा ये टॉपिक तो आपने पढ़ा हुआ होगा ना। बैच 17 के अंदर तकरीबन आप लोग रिएक्ट तक पहुंच गए थे, जहां तक मुझे याद है ना। बैच 17 आपके मर्ज होने से पहले आप लोगों ने रिएक्ट तक पढ़ा था, उसके बाद 18 के साथ मर्ज हो गया था, ऐसा ही है? अच्छा आपने लेफ्ट कर दिया था। कितने चैप्टर्स आपने पढ़ लिए थे? 10 चैप्टर्स आपने पढ़ लिए थे। अभी तो फिलहाल हम तीसरे चैप्टर में। आओ ज़रा आगे आओ। आई सेट वी के कोई बात नहीं, आगे बैठा करो। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। देखो वो ऑन है, वो उधर का प्रोजेक्टर नहीं है। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। हाँ चलो इधर आ जाओ सामने। अच्छा भाई आप ज़रा खड़े हो जाओ। 10 चैप्टर्स आपने पढ़ लिए थे ना। अभी यहाँ पे जो भी काम हो रहा है ना, ये एक दफ़ा सही से देख लो, क्योंकि पीछे हो सकता है आपको नज़र नहीं आ रहा हो। इसको एक दफ़ा देख लो। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ ली होंगी, 10 चैप्टर के अंदर ही हैं, तो इसको समझाना है। पहले इसको 1 मिनट के लिए पढ़ लो, उसके बाद समझाना।
सही है। अभी जिसको समझ में नहीं आया था ना, जो 3-4 स्टूडेंट्स हैं, वो थोड़ा सा गौर से सुन लें ताकि उनको समझ में आ जाए। लाइन बाय लाइन बिल्कुल एक एक करके समझना शुरू करेंगे जी। पहले हमने सबसे पहले एक वेरिएबल असाइन किया, उसका नाम ए रखा, उसके अंदर हमने वैल्यू स्टोर करवा दी 1। उसके बाद सेकंड वेरिएबल बनाया, उसके अंदर हम उसका नाम बी रखा, उसके अंदर वैल्यू स्टोर करवा दी 5। और उसके बाद हमने हाँ, उसके बाद उसी को ना हमने अपडेट किया वैल्यू को। अपडेट कर दिया उसको। अच्छा सवाल है कि दोबारा क्यों नहीं हमने वार लिखा। देखो मेमोरी के अंदर ए नाम का जो वेरिएबल है ना वो डिक्लेयर हो चुका है, सही है। अब जावास्क्रिप्ट ए को जानने लग गया है। अब जब वो ए को जानने लग गया ना, मुझे बार बार नहीं पहचान करवानी, ये लो दोबारा ए को जानो, ये लो दोबारा ए को जानो, बार बार नहीं पहचान करवानी। हाँ, ये अच्छा सवाल है। ये जो है ना प्रीवियस टॉपिक असल में आप जो समझा नहीं है आपने, ये मैंने अभी समझाया था थोड़ी देर पहले कि जो हम बाद में असाइन करते हैं ना वो कंसीडर होता है क्योंकि वैल्यू अपडेट हो जाती है। सही है, आप बताओ। उसके बाद हमने इन दोनों को करवा दिया, उसके वेरिएबल असाइन किया z नाम का और a + b कर दिया। और फिर अपडेट करवा। अच्छा, यहाँ पे जो है ना ए की वैल्यू क्या होगी और बी की वैल्यू क्या होगी इस लाइन पे, इस लाइन पे लाइन नंबर 29 ए की वैल्यू क्या होगी 5 या फिर 1, या तो प्लस होके 6 हो जाएगी। सिर्फ ए की वैल्यू 5 होनी चाहिए। अच्छा कोई बात नहीं, अभी बैठो, आप बैठो। हाँ भाई आप बताओ। नहीं, यहाँ पे एक मसला ये है कि ये दोबारा इसको डिक्लेयर करने देता है। ये एक प्रॉब्लम है जावास्क्रिप्ट जी। हाँ, ये जो ना इसको दोबारा डिक्लेयर करने देगा और ये बोलेगा दोबारा ए को डिक्लेयर करो, उसके अंदर 5 रख दो और पहले वाले से लेना देना खत्म हो जाएगा। नहीं, ये बाद वाला आएगा, सही है। लेकिन ये जो है ना ये एक छोटा सा बग समझा जाता है। जावास्क्रिप्ट ने इसको बाद में सॉल्व किया है, ECMAScript 6 के अंदर ये लेट से सॉल्व होता है, लेकिन उसको हम बाद में समझेंगे, सही है। अभी फिलहाल जो है ना यहाँ पे जो चीज़ हमने समझी उसकी बात करते हैं, लेकिन ये है थोड़ा सा बग। इसको जो है ना जावास्क्रिप्ट ने बाद में रिजॉल्व भी किया है, उसको देखेंगे ECMAScript 6 जब हम एडवांस जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे ना उस टाइम पे मैं आपको समझाऊंगा। अच्छा भाई, इसको मैं एक दफ़ा फिर से बता रहा हूँ, जिसको भी नहीं समझ में आता प्रॉपर अभी समझ लें, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना सबसे पहले हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसके अंदर वैल्यू असाइन हमने कर दी 1। एक और वेरिएबल डिक्लेयर हुआ, वैल्यू असाइन कर दी हमने 5। मैंने ए के अंदर वैल्यू रीअसाइन की, सही है, रीअसाइन की 5। अब ए के अंदर 1 होगा या 5 होगा, 5 होना चाहिए। ए को डिक्लेयर क्यों नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी डिक्लेयर हुआ था, करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अच्छा, ए के अंदर 5 होगा, यहां तक तो बात क्लियर है। मैंने बी को रीअसाइन किया, मैंने कहा बी के अंदर क्या रखो 7 रखो। अब बी के अंदर 5 होगा 7 होगा, 7 होगा। अच्छा भाई अजान हो रही है, वेट करें। अच्छा भाई यहाँ पे जो है ना ए की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई थी 5 और बी की वैल्यू क्या हो गई थी 7। 5 + 7 क्या होता है हमारे पास 12। 12 को हमने असाइन करवा दिया रिजल्ट के अंदर, कोई मसले की बात। 12 आ गया रिजल्ट के अंदर, सही है। रिजल्ट के अंदर क्या है 12 है। ए के अंदर क्या आया था, बी के अंदर क्या आया था 7। 12 7 और 5 मीन्स यहाँ भी 12 यहाँ भी 12, 12 12 24 आपके पास बनेगा, सही है। यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है 24 आ रहा है। यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा भाई यहाँ पे जो है ना ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई, अपडेट करना भी आपको आ गया। अब जो है ना अलर्ट में करता हूँ जल्दी से। 2 + 2 क्या आएगा आंसर 2 - 2 2 / 2 1, सही है। अच्छा मल्टीप्लाई अगर मैं कर दूं तो 4 आएगा। यहां तक तो चीजें आसान है ना, प्लस आपको करना आता है, माइनस करना आता है, मल्टीप्लाई करना आता है, डिवाइड करना आता है। अब एक चीज यहाँ पे और होती है जिसे कहा जाता है मॉडुलस। क्या कहा जाता है मॉडुलस। बेसिकली जिस तरह से आप यहाँ पे परसेंटेज का साइन बनाते हो ना वैसे ही मैंने बनाया है, इसे हम क्या कहते हैं मॉडुलस। मॉडुलस को सबसे पहले आप थ्योरेटिकल समझो कि मॉडुलस जो है ना आपको रिमाइंडर बताएगा, सही है। रिमाइंडर नहीं है ये रिमाइंडर है। रिमाइंडर का मतलब जो रिमेनिंग वैल्यू बच जाएगी ना ये वो बताएगा। अच्छा 2 / 2 0 बचा, इसका मतलब रिमाइंडर इसका
0 आना चाहिए। चेक करते हैं, मैंने रिफ्रेश किया, यहाँ पे क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे मैंने लिखा 12 डिवाइड बाय 2, 12 जो है वो डिवाइड होता है 2 से, होता है 12 6 सॉरी 2 6 12, और यहाँ पे आगे मैं रिफ्रेश करूंगा, अभी भी क्या आ रहा है? 0, क्योंकि 2 6 12 और रिमाइंडर कुछ भी नहीं बच रहा। मैंने यहाँ पे लिखा 13, 13 कट सकता है इससे? कहाँ तक कट सकता है? 12 तक कट सकता है ना। 2 6 12, बचेगा क्या? 1। यहाँ पे आगे चेक करूंगा, क्या बचा? 1 बचा। यहाँ पे मैंने लिखा 14, 14 कट जाएगा, रिमाइंडर क्या आएगा? बिल्कुल सही है। यहाँ पे मैंने लिखा 3, देखो यहाँ पे 12 तक तो कट रहा है ना, बचा क्या? रिफ्रेश में करूंगा, यहाँ पे क्या आ गया? 2 आ गया। इसी तरह से यहाँ पे जो है ना मैंने लिखा 30 30, ये 30 कट जाएगा इससे। यहाँ पे आगे मैं चेक कर दूंगा, यहाँ पे आ रहा है 0। सही है भाई। डिवाइड होने के बाद जो रिमाइंडर है ना वो आपका आंसर है। बात समझ में आ गई? अच्छा भाई, मॉड्यूलस हमने देख लिया, प्लस माइनस डिवाइड, ये सारी चीजें आप लोगों को ऑलरेडी आती हैं जी। मॉड्यूलस बिल्कुल भी डिवाइड को नहीं कहते हैं। अगर आप ऐसा क्वेश्चन करोगे तो मैं तो क्लास से बाहर कर दूंगा। डिवाइड तो अभी हमने इससे पहले पढ़ा था, और मॉड्यूलस को इतने देर से हमने डिवाइड थोड़ी किया अभी। देखो 3 को अगर मैं 30 को डिवाइड कर दूंगा 3 में, क्या आएगा आंसर? हाँ भाई, हाँ 30 डिवाइड बाय 3 का आंसर क्या होता है? 30 होता है। खड़े हो, जेब में 30 रुपए हैं, 3 बच्चों को दे दोगे, कितने कितने दोगे तीनों को? अब ऐसे समझाना पड़ेगा कि आप लोग नहीं करो यार ऐसा। ये तो स्कूल के बच्चों को समझाया जाता है ना कि आपके जेब में इतनी टॉफ़ी है, अगर इसको दे दोगे या खा लोगे तो कितना बचेगा। चलो मैं बता देता हूँ, लेकिन नेक्स्ट क्लास से जो है ना इस तरह का क्वेश्चन नहीं करना। देखो 30 डिवाइड बाय 3 क्या आना चाहिए आपके पास? 10 आना चाहिए। अगर मैं मॉड्यूलस लिख रहा हूँ और हमारे पास यहाँ पे 0 आ रहा है, तो मॉड्यूलस और डिवाइड सेम कैसे हो सकता है? मॉड्यूलस तो रिमाइंडर बता रहा है, डिवाइड तो नॉर्मल सी चीज है ना, आप लोग बचपन से करते हुए आ रहे हो। अगर नहीं किया आपने तो घर जाके जो है ना यूट्यूब पे लिखना हाउ टू डिवाइड, सही है, इन मैथमेटिक्स, तो उसको आप लोग सीख लेना अगर आप लोग मैथमेटिक्स में फेल होते हो तब। अच्छा भाई, यहां तक आपने सीख लिया। मॉड्यूलस डिवाइड नहीं है, डिवाइड होने के बाद जो रिमाइंडर वैल्यू बच रही है ना वो है मॉड्यूलस। सही है। अभी यहाँ पे हमने 30 रुपए हमारे पास थे, 3 बच्चों को अगर हमने दिया 10-10 रुपए, कुछ बचेगा मेरे पास? नहीं बचेगा ना। तो यहाँ पे इसलिए ये हमें क्या बता रहा है? 0 बता रहा है। सही है। इसी तरह से फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे 2 लिखा, बताओ कुछ बचेगा? नहीं है ना। मैंने दोनों को कितना 15-15 दे दिया होगा और बचेगा कुछ भी नहीं। सही है। अच्छा फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो है ना, अगर शुरू में 4 है और मॉड्यूलस के आगे कोई बड़ी वैल्यू में लिख दूं, सही है, और यहाँ पे आके मैं देखूंगा ना तो जो भी शुरू में लिखा हुआ होगा वही हमारा आंसर है। ये ट्रिक याद रखना, अगर शुरू में छोटी वैल्यू है तो यही आपका आंसर है मॉड्यूलस का। बात समझ में आ गई? अच्छा भाई, अभी किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कर लो। किसी का भी कोई क्वेश्चन नहीं है? ठीक है भाई, और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।